हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10 के लिए रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक है और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया है पहला ही चैप्टर है क्लास 10 के लिए रियल नंबर्स से रिलेटेड मैंने आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड किया है। उसमें से नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि कितने संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब मुझे आगे डिस्कस करना है यूक्लिड लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, थ्योरम क्या होती है, ये कैसे डिराइव किया गया है, इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स के पास में कोई भी क्वेरीज रह जाता है, अभी तक का कोई भी डाउट रह जाता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के शेयर करें, ताकि हम आपको कोई भी डाउट क्लियर कर सकें। और उसके अलावा जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको, कोई भी लेक्चर आपके पास में पहुँच जाए और उसका जो भी अपडेशन हो तो आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो सके। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, थ्योरम क्या होती है, ये एक डिराइव किया गया है। इसमें बहुत ही ये बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। जैसे कि हम कक्षा 6 से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, उसी प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम है। अब यहाँ पर हम लोग अभी तक लासा पढ़ते हैं या मासा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लासा और मासा दोनों ही जो दिया गया है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। अब इस ये थ्योरम जो बनाई गई है वो बेसिकली सिर्फ मासा के लिए बनाई गई है, यानी कि एचसीएफ डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमें ये डिराइव कैसे किया गया है ये आपको जानना है। अभी तक हमें सबको पता है कि हम भाग देते हैं। अब भाग देने के लिए जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया और किसी भी यहाँ पर मैंने भाग दिया, ये नंबर है, ये बहुत ही इजी सवाल मैंने दिया है आपको। 3 का भाग देना है 7 में। अब 3 का हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको 6 लिख दिया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ये जो आपको 1 बचा इसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल बोलते हैं। शेषफल भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में आप इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। अब देखिए, ये जितनी बार मैंने यहाँ पर डिवीजन किया है, जितनी बार टेबल पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल, क्योंकि इन सब का एक कोई ना कोई नाम दिया गया था। यहाँ पर हम भागफल बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कोसेंट बोलते हैं। यहाँ पर आप इसे कोसेंट भी बोलते हैं। और जिससे हम भाग देते हैं, जिस नंबर से भाग देते हैं उसे हम डिवीजर बोलते हैं। डिवीजर भी बोलते हैं, या आप कह सकते हैं भाजक भी बोलते हैं। अब जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे आप डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड भी बोलते हैं, और इंग्लिश में आप बोल सकते हैं भाज्य। अब देखिए, जो लेमा है वो क्या है, जो हमारा भाज्य है, आप इसे भाज्य यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका जो बना, अगर हम जो हमारा भागफल आया है उसका मल्टीप्लाई कर दें भाजक में, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, और प्लस शेषफल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारी जितनी वैल्यू से हैं जिसमें हम भाग देते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर नोट करके देख सकते हैं। यहाँ पर 7 था, 7 अगर हमारा इधर भी आ जाता है भाजक 3 × 2 + 1, तो देखिए 7 ही आ रही इसकी वैल्यू। तो ये हमारा ये जो प्रमेय था यही प्रमेय कहलाता है। अब इसको इन्होंने ड्राइव इसी से किया गया है, भागफल देकर के ही, भाग से ही हमें यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो इसी से बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको हम बता ले लिया है, ए ले लिया है और बी ले लिया है। एक धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ले लिया है, और ए को धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करते हैं, यानी कि बी हमारा क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बी हमारा क्या है, एक डिवीजर है।
जिससे हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। डिवीजन का मतलब आप कह सकते हैं भाजक, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, सॉरी भाज्य जिस संख्या से दे रहे हैं वो हमारा डिवीजन बी है। और ए क्या है, ए हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड यानी कि हम इसी डिविडेंड में ही बी से भाग ए में दे रहे हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, बी का भाग हम ए में दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई आंसर आएगा। और जो हमें भागफल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, क्यू प्राप्त होता है। और जो शेषफल प्राप्त होता है वो आर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये भागफल है, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यू है तुम्हारा भागफल। भागफल को हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, ये मैंने अभी बताया है, कोशेंट बोलते हैं। और आर क्या है, हमारा रिमाइंडर है। यही चार चीजें मैंने आपको बताई हैं और यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, थ्योरम है, एल्गोरिथम। अब इस संबंध में यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है। इस कंडीशन को जो मैंने अभी फार्मूला दिया है, ये जो दिया है भाज्य इक्वल टू भागफल इंटू भागफल धन शेष, तो ये वही लिखा हुआ है। ए क्या है आपका, जो नंबर है, यहाँ पर ये नंबर था। और बी है, क्योंकि बी को हम किसी भाजक इंटू भागफल, भागफल को क्यों माना गया है, और आर आपका शेष है, वो यही ए लिख दिया गया है ये। अब यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर दी है, कंडीशन ये दी है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन ये बिल्कुल वैलिड है और सेटिस्फाइड भी करेगी। ये सेटिस्फाइड ऐसे करेगी कि 0 जो है रिमाइंडर, या तो आर की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, या 0 से बड़ी संख्या कोई भी आ सकती है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ये डिवीजन के ऊपर है कि कैसा हमारी वैल्यू दी है। अब ये आर की वैल्यू यानी कि 0 से बड़ी ही आएगी, यानी कि माइनस में वैल्यू अभी तक कहीं नहीं आई है। और कभी भी हम भाग देते हैं तो क्या माइनस में वैल्यू आती है, नहीं आती है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो 0 और 1 2 3 4 कितने भी नंबर्स ये हो सकते हैं, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। और उसके बाद में जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, ये 20 है, ये सॉरी बी है, इस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो ये जो संख्या है वो आर से क्या होगी, बड़ी होगी। आर वैल्यू से जो रिमाइंडर है उससे हमेशा बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन है और कंडीशन यही होती है। यहाँ पर आप देखिए, जहाँ मैंने भाग दिया था 3 से भाग दिया था तो रिमाइंडर हमेशा छोटा ही आया है। तो ये जो रिमाइंडर होगा वो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होगी और डिवीजन क्या होगा, बड़ा होगा। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही थ्योरम है और यही मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इसमें से कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन से सॉल्व करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए, और कक्षा 8 में भी हमने पढ़ा है कि एचसीएफ भाग विधि से हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड ही लगाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये हमें कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। अब ये कक्षा 10 में यहाँ पर 135 जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला 135 का अगर हम डिवीजन करते हैं 2 to 5 में, अब ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर देखिए 135 छोटा है 2 to 5 से, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर 135 से डिवीजन करेंगे 2 to 5 में, ना कि आप 2 to 5 का डिवीजन 135 में करेंगे। और आपको भी पता है कि 225 का भाग 135 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 135 का डिवीजन करते हैं तो कितनी बार जाता है, यहाँ पर आप पढ़िए टेबल, यहाँ पर 135 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पर टेबल मेंटेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 135 आया। और 135 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। 2 5 का 10 होता है, 2 3 जा 6 और 1 ऐड हो गया 7 हो गया,
2 1 जा 2 यानी कि 270 आ रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 बार ही जाएगा, तो वहाँ पर हम लिख देते हैं 135। अब इसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद में यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आता है 12 में 3 गया 9 बचा, यहाँ पर 12 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा 9 बचा, और यहाँ पर 0 बचा। अब देखिए ये 90 आ गया। अब 90 का भाग हमें क्या करना है, 135 में अगेन देना है, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें यही करना होगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं तो ये देखिए 2 2 5 इज इक्वल टू, यही कंडीशन हम लिख रहे थे वहाँ पर 135 इंटू 1 प्लस 90, यही हम लिख रहे थे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन हम लिख रहे थे, वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब 90 का डिवीजन करते हैं यहाँ पर 135 में, तो 90 का भी टेबल बनाते हैं। 90 1 जा 90 होता है, और 90 2 जा कितना होता है 180 होता है। तो 180 आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर 1 बार ही इसको भी यहाँ पर 90 लिख देते हैं। तो 90 से हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी 135 में 90 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 5 हो गया यहाँ पर, और 13 में 9 जाता है तो कितना बचेगा 4 बचेगा 45। अब 45 आया, अब 45 का डिवीजन अगेन करते हैं, यहाँ पर फिर से हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर दूसरे इस डिवीजन को भी, तो यहाँ पर आएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये आपका उसी फॉर्म में मैंने लिख दिया यूक्लिड विभाजन थ्योरम में। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, 45 का डिवीजन हमें करना होगा 90 में, तो 45 का टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा इसका टेबल, और ये हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, और इसे हम तब तक डिवीजन करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। अब इसका एचसीएफ हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लास्ट में जितना हमने डिवीजन किया हुआ है, सॉरी 45 इंटू 2 प्लस 0, तो लास्ट में जिससे डिवीजन किया हुआ है यही हमारा क्या आता है एचसीएफ आता है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा 45 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको ए पार्ट बी पार्ट इसके सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में ये इसी तरह से क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी एचसीएफ ही निकालना है यूक्लिड विभाजन थ्योरम से। तो 196 और 38220 है, तो 196 यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है 196 और 38820, और यहाँ पर मैंने टेबल भी बनाया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 196 का डिवीजन करते हैं 38220 में, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर 1 बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार करने पर यहाँ पर आपका आ जाता है 196 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 392 आता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर कम लिखी हुई है 382 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा 1 बार जाता है, तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 196 में, तो 12 में 6 गया यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर कितना बचा यहाँ पर 7, तो 7 में 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा, 17 में 9 गया तो यहाँ पर 8 बचा। अब इसके बाद में 1 बचा 186 आया। अब 2 यहाँ पर हम इसे नीचे रखते हैं, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर से उतारते हैं। अब 196 को हमें डिवीजन करना होगा 1862 में, तो 1862 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 196 इंटू 8 तो 1568 आता है, यानी कि इससे अभी और भी चला जाएगा, तो 9 में हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 बार जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 1764। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 12 में 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 में 6 गया तो 9 बचा, और बाकी 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है 0 आपको यहाँ पर उतार लेते हैं। अब इसका जो डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर कितनी बार टेबल पढ़ेंगे,
यानी कि 196 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो मे भी शायद 180 ही आ रहा है। 5 सीखा कितना आ रहा है, हाँ 180 आ रहा है यहाँ पर, सॉरी 980 आ रहा है, 980। अब इसमें देखिए रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एचसीएफ जो इसका आएगा वो कितना आएगा, 196 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपको, आंसर इसका यही होगा। अब तीसरा सवाल जो दिया हुआ है 867 और 225, इसको भी अगर आपको करना है तो इसको भी करके बता देते हैं। बहुत इजी सवाल है, बस सेम क्वेश्चन जैसे पहला बताया है वैसा ही है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 867 और 225, सॉरी 255, 867 हाँ और 225। अब इसको हमें डिवीजन करना है यहाँ पर 255 में 867। अब पहले तो इसको टेबल बनाते हैं, 255 इंटू यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, 2 से करके देखते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 1 11 हो गया, 2 2 जा 4, 4 और 1 हो गया 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बार तो चला ही जाएगा, लेकिन 3 का भी करके देखते हैं, 255 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, यानी कि आप देख रहे हैं 3 बार इसमें चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 765। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब 102 का डिवीजन करते हैं 2 to 5 में, तो कितनी बार जाएगा, पहले 102 का, फिर यहाँ पर टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जा 4, 0 to 1 जा 2, कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 204 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 5 आता है। अब 51 का डिवीजन करते हैं यहाँ पर 102 में, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 51 इंटू 102, 2 बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर 0, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, 51 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसी तरह से आपको करना है। और उसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूट का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो क्वेश्चन में सिर्फ सीधा दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम को हमें अप्लाई करना है और ये हमें बता देना है कि ये इसी फॉर्म का विषम पूर्णांक आएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना यक्ष एक धनात्मक पूर्णांक है, यक्ष कोई संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर लिख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है। और इसमें अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए यक्ष को हम लिख सकते हैं, 2 वैल्यू दी हैं, 6q+1 दिया हुआ है, 6q+2 दिया हुआ है, अब 6q+3 दिया हुआ है, ये 3 वैल्यू दी हैं। अब यहाँ पर से देखिए, अगर हम यूक्लिड विभाजन थ्योरम यहाँ पर लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो हमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम पता है कि A होता है BQ+R, और R की जो वैल्यू कंडीशन होती है <0 b। अब B क्या होता है, यहाँ पर B की वैल्यू आपको दिख रही है 6 दिया हुआ है, क्योंकि जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं वो 6 है। और इसके बाद में इसको हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो R की वैल्यू R दी हुई है। यहाँ पर हमें ये मानना होगा कि अगर हम किसी भी संख्या में, यानी कि यक्ष में 6 से अगर भाग देते हैं, 6 से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, तब
भागफल प्राप्त होता है, तब भागफल Q तथा R जो है शेषफल प्राप्त होता है। ये इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। यहाँ पर A एक वैल्यू है और इसी में हम B से भाग देते हैं, यानी कि B हमारा क्या है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि B की वैल्यू क्या है, हमारी 6 है। B से हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में। तो यहाँ पर अब R की वैल्यू हमें निकालना है। तो R की वैल्यू हमें इसी कंडीशन से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि R की वैल्यू क्या निकल के आती है। कंडीशन अगर हम अप्लाई कर लेते हैं 0 इज लेस देन B। अब B की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है। यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो आप यहाँ से R की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, R की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि 0 हो सकती है। अब 1 B से छोटी होनी चाहिए, तो B के बाद छोटी वैल्यू आपकी 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, ये कामा लगा हुआ है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है आपकी R की वैल्यू है और B की वैल्यू आपकी 6 है। अब मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में ही बताया हुआ था कि जो B की वैल्यू होगी वो R की वैल्यू से बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R की वैल्यू यही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमें x आएगा, जो हमारी x हमें धन पूर्णांक माना हुआ था, तो x की वैल्यू हमारी क्या बन के आएंगी, या एक तो आएगी 6Q प्लस R। अब इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 6Q प्लस 1 दिया हुआ है, तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो इनको अगर हम बनाते हैं तो 6Q प्लस 0 और दूसरी आपकी आएगी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और आएगा आपका लास्ट 6Q प्लस 5। इससे ज़्यादा वैल्यू आपकी नहीं आएगी। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये तो विषम संख्याएं दी हुई हैं और हमें जो मिल रही है यहाँ पर ये 6Q भी मिल रहा है, यानी कि 6Q कैसा दिख रहा है आपको, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, आपको ये वैल्यू सम संख्याएं दिख रही हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों संख्याएं मिल रही हैं, हमें विषम भी मिल रही है और सम भी मिल रही है। तो हमें यहाँ पर अब क्या लिखना होगा कि x इक्वल टू, इनको अलग अलग कर देते हैं, 6Q और 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4। ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं ये कैसी हैं, ये धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। इससे हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये हमें, इनसे हमें सम संख्या प्राप्त होंगी। और उसके अलावा x इक्वल टू जो है दूसरी वैल्यू आपकी आई है 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और क्या आई है 6Q प्लस 5, यही वैल्यू दी हुई थी। ये क्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें दोनों वैल्यू यहाँ पर मिल जाती हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकता था, यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया कि विषम धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी यहाँ पर पूछ सकता था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4, इस तरह से भी पूछ सकता था वो। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है कि विषम बताना है, तो विषम हमें विषम भी मिल रहा है, सम भी मिल रहा है। तो हमें जब विषम के लिए आता तो भी हमें इसी तरह से करना था और जब सम के लिए आता तो भी हमें इसी तरह से करना था। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप में 1 के रूप में होता है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है और इसी तरह से यूक्लिड विभाजन थ्योरम का ही अप्लाई करना है और आंसर जो छुपा हुआ है इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इसको भी आपको लिखना होगा कि माना x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक
धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक यम के लिए, अब यम के लिए माना हुआ है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि Q एक पूर्णांक है, यानी कि ये जो भागफल आपका आता है क्वोशेंट है, भागफल है, और यहाँ पर भी वही लिखना होगा कि 3 से भाग देने पर धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर ये लिखना होगा कि 3, यहाँ पर हम लिख के आपको बताते हैं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं, ये आपकी वैल्यू आ गई धनात्मक पूर्णांक, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। x इक्वल टू, एक तो 3m प्राप्त हो रहे हैं और क्या दिया हुआ है 3m + 1 दिया हुआ। तो आप यहाँ से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि b की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, ये b की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर हमें जो लिखना है तो लिख देना है कि 3 से भाग देने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है, भागफल वही थ्योरी लिखना है, Q से Q, और शेषफल आपको क्या प्राप्त होता है, शेषफल हमें R प्राप्त होता है, R प्राप्त होता है। तो B की वैल्यू हमें पता चल गई कि 3 है। अब उसके बाद में हमें R की वैल्यू निकालना है, तो हमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर अब लगाते हैं a इक्वल टू क्या था BQ + R, और R की जो कंडीशन दी हुई थी लेस देन, जो B है वो 3 है, 1 आएगा और 2 आएगा। इससे ज़्यादा R की वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू ऑलरेडी से 3 दिया हुआ है, 3 से छोटी होना चाहिए R की वैल्यू। तो 0, 1, 2। अब ये इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, किसी पूर्णांक यम के लिए जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू निकालना होगा। तो x की वैल्यू क्या क्या निकल के आएंगी, इसी कंडीशन में लिख देते हैं। R की वैल्यू हमें पता चल गई 0, 1, 2, तो यहाँ पर लिखते हैं एक वैल्यू आ जाएगी 3q + 0, और दूसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3q + 1, और तीसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3q + 2। अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये जो वैल्यू है इनका क्या करेंगे, सबका इनका वर्ग करेंगे। तो एक एक करके हम इनको वर्ग करते हैं। तो x इक्वल टू हम पहली वैल्यू लिख देते हैं 3q। अब यहाँ पर लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि हमें वर्ग करना है दोनों पक्षों में या दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा x² इक्वल टू, और ये आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² आया, और यहाँ पर आ गया आपका 9q²। अब 9q² को हम लिख लेते हैं, 3 को अलग कर लेते हैं और 3q² अलग कर देते हैं। अब 3q² को हम m लिख सकते हैं। m इसलिए लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या किस रूप में आ रहा है, पूर्णांक यम के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यम यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर x² की जगह 3q² की जगह पर यम लिख देते हैं। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 3m आ गई। ये कंडीशन आपकी आ गई, यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन है हमारी, जो x की वैल्यू दी हुई थी 3q + 1 दी हुई है, ये दूसरी वैल्यू आपको लेना है, सेम ये दी हुई है। अब इसको हमें सेम क्या करना है, वही काम करना है, जो वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ग करने पर, तो जब वर्ग लिखते हैं यानी कि वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 3q + 1 का स्क्वायर। 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पहले वो भी आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रिक इक्वेशन में सारे फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। a² + b² + 2ab।
ये फार्मूले पे इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये भी वही आएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये आपका आ गया। अब इसको और प्लस 1, तो ये अलग अलग पहले लिख लेते हैं, 3q स्क्वायर सॉरी 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें 3 कॉमन ले लेना है, 3 के मल्टीपल में क्योंकि हमें लाना है इसलिए 3 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, 1 को अलग लिख देते हैं। अब इसको हमें यम के रूप में लिख देना है, क्योंकि यम हमें एक इंटीजर ही प्राप्त होगा, धनात्मक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिख देना है 3m प्लस 1। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया 3m प्लस 1 आया, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। ये यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं, ये आ गया इसे। तो ये वैल्यू एक निकल आई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m, और दूसरी वैल्यू आपकी निकल के आई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यू, इसमें यही क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक मेरी जो क्लास है वो आपकी ख़त्म होती है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।